आमोदनी हिंदी साहित्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं अपनी यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य की कक्षा को। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह है शेखर एक जीवनी उपन्यास। इससे पहले हमने शेखर एक जीवनी उपन्यास का जो प्रथम खंड है उसकी चर्चा आपसे की। अब जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वह है द्वितीय खंड। तो चलिए शुरू करते हैं। शेखर का जीवन सूना हो चुका है, इसलिए जीवन में जो कुछ आता था मानो उसके रस की अंतिम बूंद तक निचोड़ लेना चाहता था। हंसी की बात होती तो आवश्यकता से अधिक हंसता था, घूमने निकलता तो पागल कुत्ते की तरह दौड़ता लड़ता था। लड़ता तो लड़ाई का कारण भूल जाने पर भी विरोध बनाए रखता था। आप समझ सकते हैं एक बाल मन है, किस प्रकार उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है, किस प्रकार उसमें व्यथाएं होती है, समस्याएं होती है जिन्हें कोई नहीं समझ पाता। अब यहाँ पे क्या होता है, वह अपने कुत्ते तैमूर के साथ घूम घूम कर बटेर का शिकार करना चाह रहा था। उसके साथ एक कुत्ता होता है, तैमूर नाम होता है उसका। हालांकि यह उसका अपना कुत्ता नहीं होता किंतु अपने जैसा ही होता है। वह जहाँ जाता है कुत्ता उसके पीछे पीछे चल देता है। कुत्ते का नाम था तैमूर। शेखर उसे विशेष प्यार नहीं करता था किंतु कुत्ता सदा उसके पीछे रहता था। ना जाने क्यों उसने शेखर को अपना स्वामी मान लिया। हाथों से अरहर के पौधों में रास्ता बनाते हुए शेखर ने देखा कि तैमूर क्यों भागा आया था। जिधर जिधर तैमूर भागता उधर उधर शेखर बहता। अरहर धीरे धीरे बहुत घने हो गए। शेखर के जो कंधे हैं उन पर चोट लग गई, उसकी त्वचा छिल गई थी, जो उसके मुंह की त्वचा है वह छिल गई थी और वह क्या था, आगे आगे बढ़ा जा रहा था या कुत्ते के साथ पीछे पीछे भागे जा रहा था। आगे जाके उसने क्या देखा, जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है कि बटेर का शिकार करना चाह रहा है, किंतु बटेरों का झुंड क्या था, कभी यहाँ उड़ जाता कभी वहाँ उड़ जाता, जिस कारण दोनों ही उन बटेरों को पकड़ने में असमर्थ रहते किंतु असफलता हाथ लगती। हाथों से शेखर अरहर के पौधों को हटा रहा है और तभी उसे अपने मित्र गणेशी की याद आती है। उसका मित्र होता है गणेशी और अचानक से उसे उसकी याद आती है। गणेशी है कौन, वह डोम जाति का होता है। शेखर के पिता की देखरेख में कुली का काम करता है। उसके पिता का कुली है वह गणेशी के साथ मिलकर आतिशबाजी करता है। गणेशी क्या करता है, बारूद बनाता है, अनारों में भरता है, पटाखे लपेटता है और साथ साथ शेखर को भी बताता जाता है कि शोरा, गंधक, कोयला अलग अलग कूटने चाहिए और मिलाते समय लकड़ी की चीज़ों काम में लेने चाहिए कि आग ना लग जाए, और छुछंदर लपेटने के लिए कागज को शोरे और सिरके के घोल में भिगोकर सुखा लेना चाहिए। यहाँ पे वो उसे एक कारिस्तानी सिखा रहा है। वो कारिस्तानी क्या है कि बम कैसे बनाए जाते हैं, गोला बारूद कैसे बनाए जाते हैं। और इसी कारण क्या था, वह उसका मित्र था, उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता था और कभी कभी पिताजी से कहकर उसे छुट्टी भी दिला देता था। शेखर गणेशी से गोह लाने को कहता है, बबुआ यह लोहो गो। अब यहाँ पे क्या होता है, शेखर कहता है गणेशी से, जाओ मेरे लिए एक गोह लेके आओ। गोह आप समझते हैं कि एक जानवर होता है जिसके काटने से जहर फैल के लोग मर जाते हैं। उसने गणेशी से उसके बारे में सुना तो उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, कहने लगा कि मुझे अब गोह ही देखना है। तो वो कहता है कि उसे जिंदा तो मैं ला नहीं सकता, मरा हुआ ला सकता हूँ। तो कहता है कि ठीक है लेके आओ। तो मारकर लेके आता है। गणेशी कहता है, बबुआ यह लो गोह। शेखर, इसकी चमड़ी उतारो, हम रखेंगे। गणेशी समझाता है कि गोह की चमड़ी क्या होती है, बहुत पतली होती है, हम नहीं उतार सकते। किंतु शेखर नहीं मानता, वह उसके पेट फाड़ता है, उतार देता है, किंतु वह नहीं सूखती धूप में क्योंकि बहुत पतली होती है। आखिर में शेखर को समझ आता है कि जो चीता होता है उसकी क्या होती है, जो चर्बी है अलग होती है चमड़ी और इसकी अलग होती है। इस कारण से हम हर किसी को चीता समझ के उसकी जो चमड़ी है उसको उतार कर नहीं रख सकते। इसी प्रकार दृश्य आगे बढ़ता है। जिस घर शेखर रहता था उसमें एक आमों का बगीचा था। आम क्या थे, घटिया किस्म के थे और देशी थे। केवल उन दिनों आम पकने को हो रहे थे। शेखर रोज जाकर उन्हें ललचाई आंखों से देख आता था। उस दिन की कल्पना किया करता था जब वह पेड़ों पर ना होकर उसके हाथ में होंगे। एक दिन वह माली से कहता है, हमें आम दो। माली, नहीं बबुआ मैं नहीं दूंगा। लेकिन क्या हुआ, उसने बिल्कुल मना कर दिया। वो कहता है क्यों, वो कहता है कि माली कहता है पहले साहब के पास ले जाऊंगा। साहब कौन है, शेखर के पिता है।
साहब के पास। शेखर को यह सरासर अन्याय लगा कि आमों को चाहने वाले शेखर से छीने जाकर वे आमों की उपेक्षा करने वाले उसके पिता के पास जाए। बोलता है कि देते हो कि नहीं। वो कहता है मैं नहीं दूंगा। तो क्रोध में क्या करता है, वह स्वयं चढ़कर आम के पेड़ पर आम तोड़ने लगता है। इतने आम खाता है किंतु जो पेट है वो उसका साथ नहीं देता। तो क्या करता है, झूठा करता है, तोड़ता है, फेंकता है। माली जाकर उसके पिताजी को बताते हैं। पिताजी आते हैं और हंस स्वर में कहते हैं कि अरे, हंसते हुए कहते हैं कि ये तुमने ऐसा क्यों किया, नहीं खाने थे तो मत खाते, पर बर्बाद क्यों किए। शेखर के पिता ने, अब अगला दृश्य है कि क्या लिया, एक नया घर लिया है पटना शहर के गंगा के किनारे पर। अब बाल मन होता है तो गंगा नदी को देखकर बालक के मन में बार बार कुछ आशाएं उमड़ती है। वह नाव बनाता और गंगा में ले जाकर सीधा लेटकर आकाश को देखता। सोचता इस जीवन के जो बंधन है उनको समाप्त कर सोने के टापू पर रहने वाली जो राजकन्या है के पास पहुंच जाए और कहे मैं शेखर हूँ। जहाँ सूर्यास्त के सोने का टापू है और जहाँ इन्हीं नीलिमा में घुल जाने वाले बादलों से बने हुए सूत के वस्त्र पहनने वाली राजकन्या रहती है। शेखर उसके पास जाएगा, उससे कहेगा मैं शेखर हूँ, पर शायद राजकन्या उसे नहीं देखेगी। वह बंधनों के देश के एक मामूली लड़के से क्यों मिलने लगेगी। फिर वह सोचता वह चला तो जाएगा, किंतु क्या पता राजकन्या उसे ना पहचाने। फिर वह ऐसे सोचता सोचता ओ मदर गेंजेस वास्ट एंड स्लो गाना गाने लगता है कि अगर चलो वो बंधनों को तोड़ भी दे और उसमें बह भी जाए तो बहुत समय लगेगा राजकन्या तक पहुंचने का। तो अपने विचार को बदल देता है। इसी प्रकार आगे दृश्य आता है। शेखर के पिता को मियादी बुखार आता है जिस कारण दफ्तर नहीं जाते। अब क्या होता है, वह दफ्तर नहीं जाते तो जहाँ पे जमादार होता है वह दफ्तर की चाबी शेखर को दे देता है। अब शेखर के लिए क्या है, जो दफ्तर है वो क्या है, एक रोमांचकारी जगह है जिसमें वह जाकर देखना चाहता है अंदर क्या है। उसे पता है अंदर क्या है कि एक टेलीफोन है और उस टेलीफोन से वो एक जैसे बचपन में बच्चे करते हैं एक शरारत करने लग जाता है। पहले वह फ़ोन करता है दवाई की दुकान पर, आपके पास थर्मामीटर है, क्या कीमत है, सबकी अलग अलग कीमत है बताइए। अच्छा, और डॉक्टरी दस्ताने कैसे हैं, आपका सूची पत्र भी है, जी हाँ आपके पास भिजवा दें, हाँ किस पते पर भेजना होगा। वो फ़ोन कट कर देता है। ऐसे ही वह दूसरी बार फ़ोन लगाता है, कहाँ लगाता है, अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड के पास कि जल्दी आओ आग लग गई, और डरकर फ़ोन काट देता है। पतंग का दृश्य आता है। वह पतंग उड़ा रहा होता है, तभी पिताजी बुलाते हैं किंतु आने से आनाकानी करता है। चपरासी जाता है और कहता है कि शेखर बाबू नीचे चलिए, साहब आपको बुलाते हैं। कहता है ठहरो, हम जरा पतंग उड़ा लें। चपरासी के जब वो कहने से नहीं आता तो उसके पिताजी कहते हैं कि जाओ और उसे उठाकर गोदी में उठाकर और ले आओ, ज़बरदस्ती लेके आओ। तभी शेखर ने देखा उसके पिता सीढ़ियों पर उतर रहे हैं, हाथ में एक छड़ी, हाथ काँप रहा है। दीवार पर कोहनी टेक कर संभल संभल कर पैर बढ़ाते हैं और दुबले कितने हो गए हैं। वह खड़ा रहा। 6 बार छड़ी गिर उठी और गिरी। 6 बार शेखर के शरीर में एक रोमांच सा आया पर वह हिला नहीं। छड़ी रुक गई। पिता ने एक तीखी दृष्टि से शेखर के मुख की ओर देखा। केवल चपरासी वहीं खड़ा रहा जिसे यह घटना समझ नहीं आई, लेकिन जो ना जाने क्यों लज्जित हो गया। उसके बाद कथा आगे बढ़ती है जिसमें आता है एक नाटक देखने का शेखर को अवसर प्राप्त होता है। नाटक का नाम होता है सत्य हरिश्चंद्र। उसके पिता उस इलाके के अफसर होते हैं, तो जब तक उनसे अनुमति नहीं मिलती नाटक शुरू नहीं होता, तो अनुमति मिल जाती है, नाटक शुरू होने लगता है। इस नाटक का जो शेखर है उसके बाल मन पर इतना भारी प्रभाव पड़ता है, गलत नहीं सॉरी भारी प्रभाव पड़ता है कि वह गांधी जी की राह पर या गांधीवादी जो आदर्शवाद है उससे जुड़ने लग जाता है। यहाँ से उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है। उस अंधियारे युग में जुगनों की तरह ये कुछ एक दृश्य चमक जाते हैं, लेकिन सब दृश्य ही है, सब आकर चले भी जाते हैं, स्थायी कुछ नहीं है सिवाय उस असंतोष के जो प्रकट होकर भी बढ़ता है, दबकर भी बढ़कर ही रह जाता है। अब यहाँ पे उसके अंदर गांधीवादी आदर्श हो गए हैं, तो जिस कारण से क्या होता है, सत्य हरिश्चंद्र देखकर उसे विदेशी भाषा और वस्तुओं से घृणा होने लग जाती है। वह सोचता है कि हम कितने अभाव में जी रहे हैं कि हम अपनी देश में होकर अपनी न भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ना ही वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए क्या होता है, एक बार अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पे जा रहा होता है, एक लड़का वहाँ पे उसे मिलता है। वह उससे अंग्रेजी में पूछता है, माई नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल। वो बताना चाहता है लड़का कि मेरा नाम यह क्या है। पहले वह शेखर से पूछता व्हाट इज़ योर नेम, वो कुछ जवाब नहीं देता सुनकर। फिर वो पूछता है डू यू गो टू स्कूल,
तो वो तब भी कोई जवाब नहीं देता। वह समझ जाता है कि लड़का उसे दिखाना चाह रहा है कि उसे अंग्रेजी बोलनी आती है, किंतु इस समय जो शेखर का मन है उसमें एक उन्माद चल रहा है। वह क्या है कि वह फिलहाल अपने देश से जुड़ा रहना चाहता है, ना अंग्रेजी वस्तुओं को प्रोत्साहन देना चाहता है, ना अंग्रेजी भाषा को। वह कोई जवाब नहीं देता। शेखर के पिता वहाँ ना होते तो प्रश्न का उत्तर चाहे ना देता, पर कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि यह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी नहीं जानता। और उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर नहीं दिया। इस पर क्या होता है, उसके पिताजी बुरा मान जाते हैं और खींचातानी करने लग जाते हैं। शेखर पिता ने क्रुद्ध स्वर में कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है जिसमें शेखर के मन में चल रहा है कि जो उसके माता पिता है सदैव उस पर क्या करते हैं, अपना वर्चस्व जमाते हैं, जिसमें कि पिता कुछ अधिक ही करते हैं। ये लड़के मेरे हैं, पिता कहते हैं कि क्या है, ये लड़के मेरे हैं, मेरे ही हैं, नितांत मेरा अधिकार है इन पर, मैं चाहे कुछ भी करूं। पिता तुम किसी के घर आना जाना अलाउड नहीं करते, माता कर देती है। पिता तुम किसी के घर मत जाओ, किसी से बात करो या मत करो, और इस सब को तुमको क्या है इस सब से, मतलब वो ये कहते कोई किसी से बात करे ना करे, तुम किसी के घर नहीं जाओगे, ये सब चलता रहता है। किंतु जो माँ है वो क्या चाहती है कि मेरे बच्चे हर जगह जाए, कहीं आने जाने से नहीं रोकती। ये लड़के मेरे हैं, मेरे ही हैं, नितांत मेरा अधिकार है इन पर, यह भाव उनमें सदा रहता था। कुछ इसी भावना से उन्होंने संतान का नाम एक विदेशी ढंग पर रखा था। क्या था उसमें कि बीच में पिता का नाम होना, चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित। चंद्रशेखर किसका नाम था, हमने आपको बताया था, शेखर का। तो इसमें क्या होता है, वो हरिदत्त पंडित नहीं लगा था, एक जगह वो अपना नाम केवल चंद्रशेखर पंडित रख देता है, जिसमें क्या होता है कि वह उसका नाम काटने लग जाते हैं। और बीच में देखिए चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित या अंग्रेजी में CH पंडित। शेखर ने इस बात को इस रोशनी में उस दिन देखा जब उसकी अपनी किताब पर, जिस पर उसने सहज भाव से अपना नाम चंद्रशेखर पंडित लिखा हुआ था, पाया कि पिता ने लाल रोशनाई से दोनों शब्दों के बीच में एक भूल का चिन्ह डाल दिया और क्या करा, हरिदत्त लिख दिया, जिससे कि पता चले कि इनके पिता का नाम क्या है, हरिदत्त। और इस प्रकार यह कथा आगे बढ़ती है। शेखर सोचता रहता है कि किस प्रकार एक बाप उनके ऊपर अपना हक जमाता है। और इसी बीच उनके घर में एक नया मेहमान आता है, जो कौन है, उसका एक और छोटा भाई जिसका नाम होता है चंद्र। अब वो कितने 6 संतान हुई, जैसे सरस्वती, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, शेखर, रविदत्त और चंद्र। ये कौन है, इनके बच्चे हैं। इस प्रकार ये कथा आगे बढ़ती है। ये ही उस संघर्ष के फल थे और ये ही उसके विकास के क्रीड़ा स्थल भी। पिता आवेश में आता ही थे, माँ आवेश की कमी के कारण निर्दयी। पिता का क्रोध जब बरस जाता था तब शेखर जानता था हम फिर सखा हैं। माँ जब कुछ नहीं कहती थी तब उसे लगता था कि मीठी आंच पर पकाया जा रहा है, कि भाई बहन जब आपस में लड़ते हैं तो कुछ समय के लिए आपसी दुश्मनी हो जाती है। हम सभी के साथ यही होता है, किंतु जब लड़ाई शांत हो जाती है तो हम सब एक होते हैं। पिता कहते थे कि तुम किसी के घर मत जाओ, किसी से बात मत करो, और इससे तुमको क्या, कभी कभी माँ किसी को चोरी से पड़ोसी के घर भेजती थी कि अमुक काम तो कर आ, अमुक बात तो पूछा। और पिताजी क्या थे, ये सब बर्दाश्त नहीं करते थे। कभी पिता को पता लग जाता तो लंबी चौड़ी जिरह करते थे कि क्यों गया था, क्या करने गया था, किससे पूछकर गया था। नौकरी या नौकर नहीं जा सकता था। माँ उदार नहीं थी, वे क्रोधी भी नहीं थी, उन्हें आपे से बाहर किसी से नहीं देखा कि, लेकिन किसी अपराध को वे कभी भूलती नहीं थी। उनके स्वभाव में इतनी विशालता ही ना थी कि वे बड़ा क्रोध कर सके, इसलिए अनुकंपा भी उनकी बड़ी नहीं थी। पिता किसी दोषी पर भी क्रुद्ध होकर बाद में सुलह करते थे। माँ स्वयं गलत होने पर भी ये प्रकट नहीं होने देती थी और जिसे डांटा होता था उस पर अपनी अप्रसन्नता बनाए रखती थी। यहाँ पे अपने पिता और माता का स्वभाव की चर्चा वह कर रहा है।
लोग प्राय भूल ही जाते हैं उनके जीवन क्या रहे। इसका अर्थ क्या है कि जब हम किसी को शिक्षा देने लग जाते हैं, कुछ संस्कार देने लग जाते हैं, तो स्वयं भूल जाते हैं कि हम क्या थे। आपने नोटिस किया होगा, जब हमें कोई डांटता है, कोई हमसे बातें करता है, किसी भी चीज़ के बारे में हमसे ऐसे समझाना शुरू करता है, तो हम क्या कहते हैं, अपना समय भूल गए, ये कैसे थे। तो यहाँ पे ये पंक्ति का आशय ये है, माता पिता वे हैं जो बच्चों को वह प्राप्त लोगों की तरह रहना सिखाए कि किस प्रकार समाज में रहा जाता है, और समाज भी उनसे यही अपेक्षा रखता है कि अपने बच्चों को वह ऐसे सिखाए कि किस तरह रहना चाहिए। अपनी संतान का वह प्राप्त लोगों सा बर्ताव सिखाते समय वे भूल जाते हैं कि उनके जीवन क्या थे। अपने समय में वो क्या इतने सुधरे हुए थे, इतने संस्कारवान थे, जितना वो हमें इस उम्र में आज बनाना चाहते हैं। ये तो हर माँ बाप का एक फ़र्ज होता है, किंतु बच्चे जब किशोर अवस्था में होते हैं या बालपन में होते हैं तो वो इन बातों को नहीं समझते। अक्सर आपने कहते भी सुना होगा कि जब तुम माता पिता बनोगे, जब तुम्हें पता चलेगा ये सब क्या होता है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। अब क्या है कि वह सोचता है कि जो माता पिता है उनके लिए क्या है, वो सोचते हैं कि बच्चों का जीवन कितना अच्छा होता है। माता पिता प्राय समझते हैं कि बचपन बड़े सुख का समय है, क्योंकि वह उत्तरदायित्व शून्य है, और यह विचार उनके हाथों बचपन के प्रति कितने अन्याय करवाता है। इसी विचार के कारण वे बहुधा मनाया करते हैं, काश कि वे दिन फिर आ जाते। यदि कभी कुछ दिन के लिए उनकी इच्छा पूरी की जा सकती तो वे एक बड़ा उपादेय सबक सीख कर आते। कभी तो विवश पूछना पड़ता है कि आखिर वो बच्चों को समझते क्या है। आपने खुद भी देखा होगा, अपने घर में भी देखा होगा, अपने आप को भी बचपन में देखा होगा कि हम भी अक्सर अपने माँ बाप से ये पूछ उठते हैं क्रोध में कि आपने हमें समझ क्या रखा है, क्या हम सब कुछ कर सकते हैं। आपने देखा है ये सब जिरह भाव हर घर में होता है, हर माता पिता हर बच्चे के बीच में होता है। ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ पे ये ना होता हो। जहाँ एक ओर वे कहते हैं कि बच्चे सब बदमाश और पाजी होते हैं, वहीं दूसरी ओर वे ऐसा बर्ताव करते हैं मानो बच्चे मिट्टी के लौंदे से अधिक कुछ ना हो। और इस प्रकार क्या होता है कि कथा आगे बढ़ जाती है। पिता को धीरे धीरे पता चलता है कि शेखर क्या है, एक आदर्शवाद बन गया है, गांधी के विचारों पर चलने लगा है। मैं गांधी को मानता हूँ, मैं उसके बताए पथ पर चलूंगा। पिता ने हंसकर कहा, उस पथ पर चलोगे? गांधी की शिक्षा तुमने समझी भी है? कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ लगाए तो क्या करोगे? शेखर ने बिना हिचकिचाहट के कहा, दूसरा गाल आगे कर दूंगा। उद्धत शेखर के मुंह से यह सुनकर पिता गंभीर हो गए और बोले, जाओ खेलो, इन सब बातों की अभी तुम्हें क्या पड़ी है? बड़े होगे तो सब कुछ करना, अभी अपने खेल में रहो। कुछ देर बाद पता चलता है कि एक कमरा है वह अलग हो गया है। वहाँ पे क्या है, लीपा पोती शुरू हो गई है, गाय का गोबर से उसको लीपा जाने लगा है। एक दाई आकर उनके पास रहने लगी और सब लोगों को वहाँ आने जाने की मनाही हो गई। चंद्र के जन्म की बात याद करके इन लक्षणों से शेखर ने जान लिया कि दाई या डॉक्टर या कोई और शक्ति उनके परिवार पर एक बार फिर कृपा दृष्टि करने वाली है, और वह डॉक्टर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। आप जानते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं वो पूछते बच्चे कहाँ से आते हैं, तो माँ बाप अक्सर आपने कहते सुना होगा परिवार के अन्य सदस्यों को कि बच्चे ईश्वर के द्वारा आते हैं, भगवान की देन है। डॉक्टर से लेके आए थे या दाई से लेके आए थे, तो वही उसी बात की चर्चा यहाँ पे की जा रही है कि चंद्र का जब जन्म होने वाला था तो उस समय भी उससे यही कहा गया था, दोबारा उसकी माँ के एक बच्चा होने वाला है, तो दोबारा ही ईश्वर की कृपा उस पर होने वाली है। रात में एकाएक शेखर चौंक कर जागा। वह समझ नहीं सका कि क्यों जागा, लेकिन उसे ऐसा लगा अवश्य कुछ हुआ है। उसके पिता, उसके जो माता बहन है, सब कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। खिड़कियाँ बंद कर दी जाती है उस कमरे की। शेखर से रह नहीं सका। उसने पूछा, क्या हुआ? मानो अभी जागा हो। सरस्वती चौंक गई, फिर बोली, शेखर तुम्हारी एक और बहन हो गई है। वो उसे क्या बताते हैं कि तुम्हारी एक और बहन हो गई है। बहनें भी होती है? शेखर ने पूछा, तुम्हारे जैसी? वो कहती है, दूर पागल, अभी तो इतनी छोटी है, पिद्दी सी, जब बड़ी होगी। शेखर ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, सरस्वती विस्मित सी होकर बोली, क्या है? शेखर ने कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाता। जो मैं पूछूंगा तुम बताओगी, झूठ मत बताना, चाहे बताना मत। अब शेखर के मन में एक जिज्ञासा उठती है कि बहन आई है तो कहाँ से आई है। तो इस प्रश्न का हल वह ढूंढने लग जाता है और अपनी बहन से पूछता है कि या तो तुम मुझे बताओ, और बताओ तो सच बताना, अगर झूठ ही बोलना हो तो मत बताना मत। प्रतीक्षा करते करते शेखर के भीतर एकदम शब्दों की बाढ़ सी आ गई। बोला, दाई लाती है, डॉक्टर लाता है, ईश्वर देता है, यह सब मैंने सुन चुका हूँ।
यह मत बताना, वह सब झूठ है, मुझे पता है। बताओ, अगर ऐसे आते हैं तो इतने छिपा छिपा कर क्यों आते हैं, और हमको क्यों नहीं आते? और ये कहती थी कि हमें और बच्चे नहीं चाहिए, उनको क्यों आए? उन्होंने आप वापस क्यों नहीं कर दिए? ईश्वर क्यों भेजता है? मैं बहन मांगा करता तो भाई क्यों आया था? चिड़ियों के बच्चे अंडों से निकलते हैं। इन सब का जवाब है ढूंढने लगता है, जिसमें सरस्वती कुछ टालते हुए कहती है, क्यों ईश्वर नहीं भेजता? झूठ मत बोलो बहन, सरस्वती ने किसी तरह कहा। माँ के शरीर से निकलते हैं। शेखर उठ बैठा। हाँ, उसको एकदम से धक्का लगा। कहाँ, कैसे? मुझे नहीं पता, कहकर मुंह सिर लपेट कर लेट गई। फिर शेखर ने बहुत बुलाया, उठकर जाकर हिलाया भी, लेकिन वह नहीं बोली, नहीं बोली। और इस प्रकार क्या हुआ, कथा आगे बढ़ी। अब यहाँ पे क्या हो गया, शेखर थोड़ा बड़ा हो गया है। शेखर क्या करने लगा है, चोरी करने लगा है। जिन कामों से उसको मना किया जाता, चोरी चोरी उन्हें करने लगा है। अब वह चुगलखोर भी हो गया है। चोरी किस प्रकार करने लगा है, तो देखिए, अब शेखर के लिए ये संभव नहीं था कि छिपाकर कोई बुरा काम करे, क्योंकि जब वह अकेला होता था तभी उसके कर्मों पर उसकी अपनी आत्मा का नियंत्रण सबसे अधिक होता था। पर अब ऊपर की दृष्टि से शरीफ, संस्कृत और भला मानस होने लगा, जिसे कहते हैं हमारा बेटा तो बेटियों जैसा है, और भीतर ही भीतर कहीं गिरने लगा। उसने यहाँ पर चोरी किसकी की? उसने यहाँ पर चोरी की उन किताबों की जो अलमारी में दबी हुई थी, जो उसकी माँ एक दिन देख रही थी। वो सोच रहा था कि ये इनको पढ़ती क्यों नहीं है। तो देखिए, रद्दी गुलाबी पीले कागज पर बड़े बड़े लखनऊ टाइप में छपे हुए उन किस्सों को पढ़कर शेखर सोचने लगा कि क्या है इनमें जो ये इतने सुरक्षित रखे जाते हैं। मालिन की बेटी, ये किताब के नाम है मालिन की बेटी, 2 जोरू का पति, बगदाद की बुढ़िया, 3.5 यार, 7.5 खून, सुंदरी डाकू, बेताल 25, तोता मैना, सिंहासन 32, तिलस्मी अंगूठी, मिस्र का जादू। 2-2, 3-3 करके शेखर ने सब किताब देख डाली। इतनी रद्दी, इतनी भद्दी, इतनी बेहुदी थी वे। शेखर का जी मिचला उठा और उसने इन किताबों की चोरी की। वह बादाम लेने गया या कुछ ऐसी चीज़ निकालने के लिए, और वह क्या करता है कि जाकर देखता है कि उसने अलमारी खोली, 2-3 किताबें निकालकर अलमारी के नीचे ढकेल दी, बादाम निकाले और चाबी भी दे आया। और अब वह क्या हो गया है, वह चुगलखोर भी हो गया है। चुगलखोर कैसे? जब किसी भाई से कोई छोटी सी गलती हो जाती तो शेखर भागा हुआ माँ के पास जाता और कहता, माँ माँ, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इस प्रकार देखो तो कभी कभी अकारण भी किसी की शिकायत कर देता, और तब उसे फटकार खाते या पीटते देखकर मन ही मन कहता, ठीक है, अच्छा पिटना ही चाहिए, मैं बुरा हूँ, मुझे सब मानते हैं, मेरा आदर होता है, तुम अच्छे क्यों हो? और जब भाई कभी उसकी और आशंका या अविश्वास की दृष्टि से देखते तो उसे लगता, हाँ, मैं भी कुछ हूँ, एक सीढ़ी और। इस प्रकार क्या होता है कि वह क्या हो गया है, चुगलखोर भी हो गया है। अब एक दिन क्या होता है, उसका भाई जो चंद्र होता है वह कुछ पत्थर फेंकता है, और क्या होता है, मकान के बाहर जो फूलों के गमले होते हैं वह टूट जाते हैं। तब वह भोला भाला भागा हुआ माँ के पास गया और हाँफता हुआ बोला, माँ माँ, मैंने गमले नहीं तोड़े। माँ ने पूछा, कौन से गमले? मैंने नहीं तोड़े वे। तभी शेखर भी पहुंचा। माँ, वे जो बाहर गमले थे ना, नीले फूलों के, जो पिताजी के दफ्तर से मंगाए थे, वे चंद्र ने पत्थर मारकर तोड़ दिए हैं। तो देखिए, यहाँ पे इस प्रकार वह चुगलखोर हो गया है कि अपनी माँ को हर चुगली आके बताने लगा है कि किस प्रकार किसने क्या किया। अब यही बात उसकी बहन सरस्वती के पास चंद्र जाता है। सरस्वती खड़ी थी, यद्यपि उधर नहीं देख रही थी, और अंगारा चंद्र के इतने पास था कि ताप उसे लग रहा था। उसकी माँ कहती है चंद्र की कि सच बता, किसने तोड़े, वरना तेरे मुंह में मैं अंगारा डाल दूंगी। और दृश्य आगे बढ़ता है। चंद्र ने सरस्वती के पास शिकायत की, बहन जी, भैया कलम नहीं देता। सरस्वती पढ़ रही थी, उसने बिना किताब से दृष्टि हटाए ही कहा, शेखर दे दे कलम। चंद्र ने फिर आकर कहा, दो। शेखर ने कुछ झुंझलाकर कहा, कह तो दिया, लिख लेने दो। और इस प्रकार क्या होता है कि दोनों भाइयों में बहस हो जाती है। एक दिन शेखर को रात को स्वप्न आता है कि वह कहाँ है। वह मरुस्थल में है, एक विस्तीर्ण मरुस्थल, दोपहर की कड़कड़ाती हुई धूप। शेखर एक ऊंट पर सवार उस मरुस्थल को चीरता हुआ भागा जा रहा है। सवेरे से या कि पिछली रात से वह वैसे भागा जा रहा है, और उसके पीछे कोई आ रहा है। शेखर को नहीं मालूम कि कौन, लेकिन वह जानता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और कभी वह मुड़कर देखता है तो कभी
पीछे से ऊँटों के पैरों से उड़ी धूल उसे दिखती है। तीसरा पहर, यहाँ पे क्या है, एक स्वप्न उसका चल रहा है। तीसरा पहर आता है, धूप कम नहीं हुई है और भी तीखी हो गई जान पड़ती है और शेखर भागता जा रहा है और पीछे वह कुछ भी बड़ा आ रहा है। एकाएक उसके सामने क्या आते हैं, बाग आ जाता है जिसमें बहुत सारे वृक्ष लगे होते हैं और उनमें क्या है, फूल और फल लदे होते हैं। वृक्षों का बाग जिसके चारों ओर मिट्टी की ऊंची बाड़ लगी हुई है, जिसमें कहीं कहीं बिले हैं और कहीं कहीं आइरिस जैसा कोई पौधा है। बाग में वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, इतने लदे हैं कि सारी जमीन पर भी फूल बिछे हैं और बिल्कुल शुभ्र हो रही है। शेखर थकी सांस लेकर एक पेड़ के नीचे फूलों की शैया पर लेटता और सो जाता है। संध्या के समय क्या होता है, सारा जब आकाश आरक्त होता है, प्रतिबिंबित लाली से भूमि भी लाल जान पड़ रही है और सेब के वृक्ष मानो जंगली गुलाब के हो गए हैं, प्रत्येक फूल ऐसा सुंदर लालिमा हो गया है। शेखर उठ बैठा, खतरे का आतंक उस पर फिर छा गया। देखिए, एक ऐसा स्वप्न देख रहा है कि जैसे ही बिल्कुल असलियत में ही वह घटना उसके साथ हो रही हो। हमें भी कभी कभी ऐसे सपन आते हैं जिसमें क्या होता है, हमें ये महसूस होता है कि सच में अनुभूति होती है कि सच में ही हमारे साथ हो रहा है, किंतु जब आँख खुलती है तो हमें लगता है अरे ये तो सब कुछ ठीक है। एक डरावने सपने के बाद जब आँख खुलती है, यहाँ पे उसका वर्णन किया जा रहा है कि शेखर के साथ ऐसा ही होता है, वह सपना देख रहा होता है और उसे क्या होता है, एक असली की अनुभूति लगती है कि यथार्थ में ही यह सब उसके साथ हो रहा है। तो क्या होता है, आगे बढ़ता है सपना। शेखर उठकर एक और भागता है, बाग से निकल जाता है। पथरीला रास्ता चढ़ाई शेखर चढ़ता जा रहा है और कुछ पीछे रह गया है, लेकिन शेखर को बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। किसी खोज में, यद्यपि यह नहीं जानता किस वस्तु की खोज में चले जा रहा है। मनोविश्लेषणात्मक एक उपन्यास है, तो हर मनोदशा का देखिए अज्ञे जी कैसे वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि किस प्रकार एक बाल मन का एक किशोर अवस्था जो होती है या एक युवा अवस्था होती है, किस प्रकार वह झंझोड़ कर रख देती है इंसान को। यह सबके साथ है, हम सबके साथ है। कोई विरला ही ऐसा होगा जिसके साथ ऐसी घटनाएं ना हुई हो या जिसे ऐसी अनुभूति ना हुई हो कभी, क्योंकि हम सबके साथ ही यह होता है। तो इस प्रकार देखिए अज्ञे जी ने कितना अच्छा काम किया है कि जब उपन्यास को शुरू करते हैं उस समय तो इतना समझ में नहीं आता, किंतु जैसे धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारी अपनी ज़िंदगी से ही ये जुड़ने लग जाता है। इसलिए इसको यथार्थवादी उपन्यास, मनोविश्लेषणात्मकवादी उपन्यास या आत्मकथात्मक उपन्यास इसीलिए कहा गया है। अगर आप भी कभी कुछ लिखने की कोशिश करें अपने जीवन से जोड़कर, तो देखिए मनोविश्लेषणात्मक तो ऐसे अवसर जरूर आपके पास आएंगे जिसमें आप अपने जीवन को उससे जोड़ते हैं, अपनी मनोदशाओं को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। एक चट्टान के ऊपर चढ़कर शेखर आगे देखता है और एकाएक रुक जाता है। शेखर देखता है पानी के मध्य प्रवाह से किसी प्रकार भी प्रभावित ना होता हुआ पतले से नाल पर एक अकेला फूल खड़ा है। वह जाग पड़ा। अचानक क्या होता है, उसकी आंखें खुल जाती है, वह जाग पड़ा। स्वप्न इतना सजीव, इतना यथार्थ था कि शेखर ने हाथ बढ़ाया कि सरस्वती का हाथ पकड़े। एकदम से क्या होता है कि वह दबाकर सरस्वती का हाथ पकड़ लेता है। वह जागता है और एकदम से ऐसे यथार्थ में, असलियत में करता है कि वह सरस्वती का हाथ पकड़े, परंतु उसने नहीं पाया क्या कि सरस्वती वहाँ पर थी ही नहीं। वह चारपाई पर उठ बैठा, इधर उधर देखा, उठकर सरस्वती की चारपाई के पास गया। वह सोई हुई थी। शेखर ने उसका मुख देखने की चेष्टा की पर देख नहीं सका। लौट आया, एक संतुष्ट सी सांस लेकर लेट गया और फौरन निःस्वप्न नींद से अचेत हो गया। वह क्या था, उठकर देखा, एक भयंकर सपने के बाद, एक डरावने सपने के बाद उठकर देखा कि सब ठीक है और मेरी बहन सरस्वती क्या है, चारपाई पे सो रही है। उसे क्या होता है, थोड़ी सी शांति मिलती है कि सब ठीक है, कुछ भी उसके साथ गलत नहीं हुआ है। और दोबारा जाकर क्या करता है, अपनी चारपाई पर सो जाता है और देखते देखते एक दिव्य शांति उसके ऊपर छा जाती है। वह जानता है कि यही है जिसने खोजने वह आया था, जिसके लिए वह भाग रहा था, और वह शांति इतनी मधुर है कि शेखर को रोमांच आ जाता है। वह दबाकर सरस्वती का हाथ पकड़ लेता है और इस प्रकार जो द्वितीय खंड है वह समाप्त होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या कहते हैं, आपका धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर बन रहे हैं, आप सबके लिए उसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ने में मदद करिए। हैव अ गुड डे।